जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो पर। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे ट्रांस हिमालय की। दोस्तों, यदि आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हाँ, इससे पहले हमने 6 वीडियो पढ़ाए हैं। जो वो 6 वीडियो है पीछे के, उन सभी वीडियोस के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सभी उस वीडियोस को वहां से भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। किसके बारे में? भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। और हमने आपको बताया था कि भारत के 4 भौतिक प्रदेश हैं। एक था उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। 2 मिनट लेंगे जो पिछले वाले वीडियो मैंने पढ़ा था उसको रिकैप करने के लिए, ठीक है। भारत उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमालय भी कहते हैं, हिमालय। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और चौथा, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह है, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो दोस्तों, कल जब हम बात कर रहे थे आपसे भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में, तो हमने बताया था कि भारत के 4 भौतिक प्रदेश हैं और चारों भौतिक प्रदेश आपके सामने हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। कल मैंने आपको यहां पर एक चीज नहीं बताया था, यही कि भारत को कितने भू आकृतिक खंडों में बांटा गया है। अगर आपसे कहता है कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तब तो वो 4 हो गए। लेकिन कहता है कितने भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, तो भैया 6 भू आकृतिक खंडों में डिवाइड किया गया है। इन चारों भू आकृतिक प्रदेशों को 6 भू आकृतिक खंडों में डिवाइड किया गया है। आप कहेंगे कौन कौन से 6 भू आकृतिक खंड होंगे? तो दोस्तों, कुछ भी नहीं बदला है, सारे के सारे वही हैं। पहला यही हो जाएगा, दूसरा यही हो जाएगा, तीसरा यही हो जाएगा, चौथा यही हो जाएगा। तो 5वां और 6वां क्या होंगे भाई? यहाँ पे जो आप ये लिखे हैं ना द्वीप समूह, यहाँ पे तो आप भौतिक प्रदेश के रूप में लिखे हैं, लेकिन यहाँ 5वें के रूप में क्या हो जाएगा? 5वां जो भू आकृतिक खंड होगा वो हो जाएगा आपका द्वीप समूह। अरे बोलो क्या? वो हो जाएगा द्वीप समूह। और छठा क्या बचेगा? छठा हो जाएगा मरुस्थलीय भाग। क्या हो जाएगा भाई? मरुस्थलीय भाग। ठीक, तो आपके 4 भू आकृतिक प्रदेश थे, ये 6 भू आकृतिक खंड है। यहाँ से प्रश्न बना हुआ, यूपीपीएससी में एक बार प्रश्न बना था कि भारत को कितनी भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो 4 भौतिक प्रदेशों में, लेकिन कहें कितने भू आकृतिक खंडों में डिवाइड किया गया है, तो 6 भू आकृतिक खंडों में डिवाइड किया गया है। ठीक है मित्रों, देखिए दोस्तों, यहाँ से जो मैं भूगोल विषय का अध्ययन करा रहा हूँ, वरन भूगोल ही नहीं बल्कि भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, इतिहास, पर्यावरण, अर्थशास्त्र, जितने भी जीएस के विषय हैं, विज्ञान को छोड़ करके, विज्ञान के लिए टीचर हैं, जितने भी जीएस के विषय हैं, मैं सारे विषयों के अध्ययन आपको इस प्रकार करा दूंगा कि आप सिविल देने के लायक हो जाएंगे। देखिए, खैर अभी हम जो वीडियोस आपको दे रहे हैं या फिर जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं, इसका उद्देश्य यह है कि आप एक बार बस पढ़िए। देखिए दोस्तों, पढ़ना लोग तो बार बार पढ़ाई करते हैं। एक बार पुलिस की तैयारी, तो एक बार एसएससी की, तो एक बार टेट की, तो एक बार सुपर टेट की। अच्छा ये बताइए, भूगोल बदल जाएगा क्या हर विषय में? हर परीक्षा में भूगोल बदल जाएगा? नहीं ना। भारत का भूगोल बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या संविधान बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या इतिहास बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या गणित बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। क्या रीजनिंग बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो आप जानते हैं कि जितने भी वनडे एग्जाम हैं, जितने भी वनडे एग्जाम हैं, इन सारे ही वनडे एग्जाम में आपको रीजनिंग रहना ही रहना है, मैथ रहना ही रहना है, हिंदी रहना ही रहना है, जीएस रहना ही रहना है। तो क्यों ना एक बार व्यवस्थित तैयारी किया जाए। एक बार व्यवस्थित तैयारी कर ली अगर आप 1 साल, यकीन मानिए धज्जियां उड़ा के रख देंगे सारे एग्जाम्स की। सारे एग्जाम को आप क्रैक करेंगे, सारे एग्जाम को पास करेंगे यदि एक बार आप व्यवस्थित रूप से पढ़ते हैं तो। लोग सफल क्यों नहीं होते? सफल होने का सबसे बड़ा कारण यही है
कि लोग पढ़ते ही नहीं, उनको तो मिर्च मसाला चाहिए होता है। अरे भाई मिर्च मसाला से केवल काम हो जाएगा? कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको विस्तृत अध्ययन चाहिए ही चाहिए। और आजकल जो पेपर का लेवल बन रहा है आप देख ही रहे हैं, पीसीएस प्रीलिम्स लेवल जो होता है उससे कम के लेवल के पेपर नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों मेहनत से पढ़िए और थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करिए। हम आपको इस तरीके से अध्ययन करा देंगे, आप वनडे एग्जाम छोड़िए, आप पीसीएस तक क्रैक करने के स्थिति में होंगे। बस हमारे साथ ऐसे लगातार बने रहिए। चलिए ज़्यादा बातें न करते हुए आगे हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, बस यहाँ पर एक कोट बोलेंगे हम कि राह संघर्ष के जो चलता है दुनिया वही बदलता है। राह संघर्ष के जो चलता है दुनिया वही बदलता है, और जिसने रातों की जंग जीती सूरज बनकर वही निकलता है। तो दोस्तों एक बार फिर सुन लीजिएगा, राह संघर्ष के जो चलता है दुनिया वही बदलता है, और जिसने रातों की जंग जीती सूरज बनकर वही निकलता है। तो दोस्तों आप लोग भी सूरज बनिए, ठीक है, जिसे ना उगने का घमंड ना डूबने का डर, है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अध्ययन कर रहे थे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय का, और हिमालय के अंतर्गत हमने 4 श्रेणियों को बताया था कि हिमालय के अंतर्गत हमको 4 पर्वत श्रेणियों का अध्ययन करना है। पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु या मध्य हिमालय, और चौथा शिवालिक हिमालय, जिसके अंतर्गत पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या आज, ट्रांस हिमालय। ठीक है, आइए अध्ययन करते हैं ट्रांस हिमालय की। इसको मिटा देते हैं जो लिखे हैं। बस आपको एक बार मेहनत करनी है और भी जम के करनी है ना। यकीन मानिएगा आप हर वनडे एग्जाम्स को, हर वनडे परीक्षा को क्रैक कर जाएंगे, है ना। चलिए बेटा देखो कोई आया क्या, देखो तो दोस्तों ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय किसका हिस्सा है भाई? ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है ना। राकेश सर है, अच्छा ठीक। ट्रांस हिमालय यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। किसका हिस्सा भाई? किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग है। क्लियर। अब कहेंगे यूरेशिया प्लेट क्या है? देखिए दोस्तों मैं आगे विश्व भूगोल में आपको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बताऊंगा। उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अंतर्गत 6 बड़ी प्लेटें बताई गई हैं और लगभग 20 छोटी प्लेटें बताई गई हैं। उनका अध्ययन हम वहां पे करेंगे, चिंता मत करिए आप। ठीक, बस इतना जानिए जो ट्रांस हिमालय है किस प्लेट का हिस्सा है? यूरेशिया प्लेट का खंड है या फिर यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है या भाग है। ठीक, इस ट्रांस हिमालय को क्या क्या कहते हैं भाई? ट्रांस हिमालय को ही तिब्बती हिमालय कहते हैं, और ट्रांस हिमालय को ही टेथिस हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ट्रांस हिमालय को ही तिब्बती हिमालय कहते हैं, और ट्रांस हिमालय को ही टेथिस हिमालय भी कहते हैं। क्लियर है। अगर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछता है भाई टेथिस हिमालय या तिब्बती हिमालय किस हिमालय को कहते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए ट्रांस हिमालय को। ठीक दोस्तों, आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। पश्चिम में यह का मतलब ट्रांस हिमालय, यानी ट्रांस हिमालय पश्चिम में पामीर की गांठ में मिल जाती है। जो ट्रांस हिमालय है ये पश्चिम में पामीर की गांठ में मिल जाती है। अब कहेंगे पामीर की गांठ कहाँ है? तो दोस्तों भारत के ऊपर यहाँ पे है। ठीक, ये पामीर की गांठ है, कह लीजिए कि पूरा पठारी क्षेत्र है, आकर के जो ट्रांस हिमालय भाग है इसी में आकर के मिल जाती है। और हाँ, पामीर की गांठ को विश्व का छत भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। कई बार पूछा है कि विश्व का छत किसे कहते हैं, तो पामीर की गांठ को। तो दोस्तों जो ट्रांस हिमालय पश्चिम में किस में जाके मिलती है? पामीर की गांठ में। क्लियर। और अगर पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय का विस्तार किस राज्य में है, तो भैया किसी राज्य में नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। लद्दाख क्या भैया? एक केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में जम्मू एंड कश्मीर राज्य को काट करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, एक लद्दाख और एक दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि ट्रांस हिमालय का जो निर्माण हुआ है किन चट्टानों से हुआ है, या फिर ट्रांस हिमालय किन चट्टानों का बना है, तो ट्रांस हिमालय किसका बना भाई? अवसादी चट्टान का। अरे बोलो किसका? अवसादी चट्टान का। क्लियर है। यहाँ पर देखिए, हमने आपको चट्टानों का अध्ययन नहीं कराया है, इसके बाद ही हो सकता है करवा दे। ठीक है, हिमालय के बाद ही हो सकता है मैं चट्टानों का अध्ययन करवा दूं, यानी भौतिक प्रदेश वाला जो चैप्टर है इसको खत्म करने के बाद चट्टानों का ही अध्ययन करवा देंगे आपको। ठीक है, तो भाई ट्रांस हिमालय का निर्माण किन चट्टानों से हुआ है? अवसादी चट्टानों से हुआ है। क्लियर।
अगर आपसे बात करें कि जो ट्रांस हिमालय है वह बृहद हिमालय से किसके द्वारा अलग होता है भैया, तो सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है। देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है कि भैया ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय आपस में किसके द्वारा अलग होते हैं, तो आपका उत्तर होना चाहिए सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा बेटा, सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा अलग होते हैं। कौन, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय। ठीक, देखिए ये जो पूरा लाल वाला है ना, लाल वाली साथ 1 2 3, ये है आपका ट्रांस हिमालय। ठीक, अभी ट्रांस हिमालय के आगे मैं बताऊंगा कि 3 श्रेणियां। देखिए कह रहा है कि ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सा, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। दोस्तों ट्रांस हिमालय की कितनी श्रेणियां, 3 श्रेणियां, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणियां हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो सबसे ऊपर वाला है इसको कहते हैं काराकोरम श्रेणी, बीच वाले को कहते हैं लद्दाख श्रेणी और सबसे निचले वाले श्रेणी क्या कहते हैं, जास्कर श्रेणी। अरे बोलो क्या, जास्कर श्रेणी। क्लियर है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, ये 3 श्रेणियां किस हिमालय के अंतर्गत आती हैं, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। क्लियर है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये जो लद्दाख है ना, यही लद्दाख का जो हिस्सा है ये तिब्बत में भी आया हुआ है। कहाँ पे, तिब्बत में। कौन सा श्रेणी भाई, लद्दाख श्रेणी। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग उल्टा पुल्टा भी बता देते हैं, आपको उल्टा पुल्टा नहीं जानना है, आपको सटीक जानकारी और सही जानकारी रखना है, नवीनतम जानकारी रखना है। ठीक, तो जो लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी का ही पूर्वी विस्तार यानी दक्षिणी पूर्वी विस्तार जो तिब्बत में आया हुआ है, इसे ही तिब्बत में क्या नाम दिया जाता है, कैलाश पर्वत श्रेणी। क्या कहते हैं भाई, कैलाश पर्वत श्रेणी कहते हैं। हाँ वही कैलाश पर्वत है ना, बम बम भोले, हर हर महादेव, डमरू वाले, है ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो जो ट्रांस हिमालय है इसकी 3 श्रेणियां हैं, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। ये तीनों ही श्रेणियां किस राज्य में भैया, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। क्लियर है, कहाँ, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। क्लियर। अब अगर ये 3 श्रेणियां हैं तो तीनों श्रेणियों की हम अलग अलग बात कर लेते हैं, है ना। पहले देखते हैं किसको भाई, काराकोरम श्रेणी को। अरे बोलो किसको, काराकोरम श्रेणी को। तो भैया जो काराकोरम श्रेणी है यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। क्या भैया, भारत का सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। जरा ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, ये जो काराकोरम श्रेणी ऊपर ना भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी क्या भैया, काराकोरम पर्वत श्रेणी है। क्लियर है। अगर आपसे पूछते सबसे दक्षिणी तो भैया कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी है। क्या है, कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी। जब मैं दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा तब फिर एक बार मैं वहां पर इसका जिक्र फिर से करूंगा कि भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी क्या है, फिर दक्षिणी पर्वत श्रेणी क्या है, तो वहां पर फिर मैं बताऊंगा कार्डमम पहाड़ी या इलायची पहाड़ी। क्लियर है। ठीक है दोस्तों, तो काराकोरम श्रेणी जो है यह क्या है, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही क्या कहते हैं, कृष्णगिरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कृष्णगिरी भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, शायद ही किसी को पता हो कि जो काराकोरम श्रेणी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कृष्णगिरी भी कहते हैं। अगर आपको पता है या फिर पहले से पता था तो कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं पता था तो भी बताइए। क्लियर है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। अच्छा, यह सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है भारत की, इसे कृष्णगिरी भी कहते हैं। अच्छा, कृष्णगिरी के अलावा ही इसको उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं। अरे बोलो, अगर आपसे यह पूछ दे कि भैया भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी काराकोरम श्रेणी, ठीक, कह दे कि किस पर्वत श्रेणी को कृष्णगिरी कहते हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी कहते हैं, किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया का रीढ़ कहते हैं, उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं, तो भी काराकोरम पर्वत श्रेणी। क्लियर है दोस्तों। ये जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है इसी पर भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, गाडविन ऑस्टिन, है ना, केटू गाडविन ऑस्टिन है। ये क्या भैया, पर्वत चोटी है ना। ध्यान रखिएगा, जो काराकोरम श्रेणी यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये जो काराकोरम श्रेणी है, काराकोरम श्रेणी पर ही यहाँ पे क्या भाई, भारत की सबसे ऊंची चोटी है गाडविन ऑस्टिन। अरे बोलो क्या, गाडविन ऑस्टिन, इसी को कहते हैं माउंट केटू। इसी को और क्या नाम देते भाई, माउंट केटू। और यह जो माउंट केटू है भारत की सर्वोच्च चोटी है।
क्या भाई, भारत की सर्वोच्च चोटी है। सर्वोच्च चोटी का मतलब कि सबसे ऊंची चोटी है। और अगर पूछा जाए सर्वोच्च चोटी है तो ऊंचाई कितनी है भैया, तो इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। कितना भैया, 8611 मीटर ऊंचाई है किसकी, गांडीव आश्विन या माउंट K2 की। ठीक है, वेरी गुड। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला पॉइंट है कि ये जो काराकोरम श्रेणी है इस पर 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया, 4 ग्लेशियर। देखिए ग्लेशियर क्या होते हैं, ग्लेशियर जो होता है बर्फ का पहाड़ होता है। ठीक है, क्या होता है, बर्फ का पहाड़ को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लेशियर कहते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि इस पर 4 ग्लेशियर स्थित है। किस पर, काराकोरम श्रेणी पर। कौन कौन सा भाई, सियाचिन, बियाफो, बाल्टोरा और इस पर। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, सियाचिन, यहाँ पे बियाफो, बाल्टोरा और इस पर, ये 4 हम लोग मान लेते हैं ग्लेशियर स्थित है। और ये चारों ग्लेशियर में ये जो सियाचिन ग्लेशियर है, क्या भैया, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ स्थित है भैया, नुब्रा घाटी में। कहाँ स्थित है, नुब्रा घाटी में। यानी कि यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, नुब्रा नदी, और इसी नुब्रा नदी की घाटी में क्या स्थित है भाई, सियाचिन ग्लेशियर। अरे बोलो क्या, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। और यह जो सियाचिन ग्लेशियर स्थित है ना, यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। क्या है, अगर आपसे प्रश्न पूछता है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर क्या है, इसको आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है। चाहे आपसे सबसे ऊंचा ग्लेशियर पूछे, चाहे सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछे, इसका उत्तर क्या होगा मित्रों, तो इसका उत्तर होगा सियाचिन ग्लेशियर। अगर पूछता है सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है, तो सियाचिन ग्लेशियर किस घाटी में स्थित है, नुब्रा घाटी में स्थित है। अरे बोलो कहाँ, नुब्रा घाटी में स्थित है। क्लियर है, ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ग्लेशियर भी है। ये बात को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे है दूसरा लद्दाख श्रेणी। दूसरा क्या मित्रों, लद्दाख श्रेणी। ठीक है, कह रहा है कि इसके पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, कैलाश पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कैलाश पर्वत श्रेणी। अभी अभी हमने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है, यल KJL यानी JKL ऐसे आएंगे तभी आप समझ जाएंगे। ऊपर काराकोरम है, काराकोरम और जास्कर के बीच में लद्दाख है, और लद्दाख के दक्षिण में क्या है, जास्कर है। तो कह रहा है कि जो लद्दाख पर्वत श्रेणी इसके पूर्वी भाग यानी दक्षिणी पूर्वी भाग को तिब्बत में क्या नाम देते हैं, कैलाश पर्वत श्रेणी देते हैं। जिसको मैंने बताया वही बाबा भोलेनाथ वाला। ठीक है, वही कैलाश पर्वत श्रेणी। क्लियर, आगे बात करते हैं। ये जो लद्दाख पर्वत श्रेणी है इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है राकापोसी। क्या नाम है भैया, राकापोसी शिखर नाम है। क्या नाम है, राकापोसी शिखर। अगर आपसे कहता है कि राकापोसी शिखर किस श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, तो लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। क्लियर है दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये जो राकापोसी शिखर है ना, यह क्या है, विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। अरे बोलो क्या, कह रहा है कि विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी है। कौन, राकापोसी चोटी। और राकापोसी चोटी स्थित कहाँ है भैया, कहाँ है, लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है राकापोसी चोटी या राकापोसी शिखर, जिसको कहा जा रहा है कि विश्व की क्या है, सबसे खड़ी ढाल वाली। खड़ी का मतलब होता है कि तीव्र ढाल, सबसे तीव्र ढाल कह लीजिए, चाहे इसी को कह लीजिए सबसे तीखी ढाल वाली चोटी। क्या है, तीव्र ढाल वाली चोटी या सबसे तीखी ढाल वाली चोटी। ठीक है, तो दोस्तों और रह जाता है आपका जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी पर इतना कुछ प्रमुख ध्यान नहीं रखना है। हाँ, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो जास्कर श्रेणी है इसी के नीचे से पूरा क्या भैया, इसकी इसी के नीचे से क्या आता है, ये है आपका बृहद हिमालय। अरे बोलो क्या, ये है बृहद हिमालय। और ये जो बृहद हिमालय है और लाल वाला जो तीनों श्रेणियाँ ये क्या है, ट्रांस हिमालय है। तो ये किसके द्वारा अलग होते हैं भैया, मैंने बताया था किसके द्वारा, सचर जोन या हिंज लाइन के द्वारा। सचर जोन अंग्रेजी नाम है, ये इंग्लिश नेम है ना, और हिंज लाइन हिंदी नेम है। तो मित्रों ये होगा आपका ट्रांस हिमालय। इस ट्रांस हिमालय में आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। आपका सकारात्मक कमेंट ही, आपका सकारात्मक विचार ही हमारी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और हमें काम करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों आप सभी से बस इतनी ही आग्रह है कि वीडियो देखने के बाद वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करिए और जीएस विषय के लिए निश्चिंत हो जाइए। आपको हम इस कदर जीएस बता देंगे
जैसा आप सोचे भी नहीं होंगे, और इतनी सरल भाषा में बताएंगे, टोटल का टोटल मैप के रूप में बताएंगे, मैप पर दर्शा के बताएंगे, मैप पर बना के बताएंगे कि कौन सा हिमालय, कौन सा चीज कहां पर स्थित है। सिर्फ भूगोल ही नहीं, सिर्फ भारत भूगोल ही नहीं, बल्कि विश्व भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, इतिहास और पर्यावरण यानी जीएस के सारे विषय मैं आपको कवर करवा दूंगा यहीं पर, और भी सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। जैसा भी है अपना विचार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लेते हैं हम आपसे विदा, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।